हाँ, नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोगों के साथ हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, राज्य और अल्पसंख्यक पर चर्चा करने के लिए। ये किताब बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन आज के समय में महत्वपूर्ण है और इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी कि उनकी दूसरी किताबों पर चर्चा होती रही है। तो ये दरअसल किताब एक मेमोरेंडम था। जब स्वाधीनता से पहले जब ये तय हो रहा था कि भारत स्वाधीन हो जाएगा, उसके बाद में उसका अपना एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा का गठन, और उसमें अलग अलग तरह से प्रस्ताव आ रहे थे। लोग अपनी अपनी मांगे दे रहे थे कि संविधान में शामिल करने के लिए। तो उसी समय पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो अखिल भारतीय जो अनुसूचित जाति परिसंघ था, उसकी ओर से एक ज्ञापन संविधान सभा को दिया था। तो उसमें उन्होंने, क्योंकि वो अनुसूचित जाति संघ की ओर से था, तो केवल अनुसूचित जातियों के बारे में ही, उनके हितों के संरक्षण को लेकर के ही उसमें उन्होंने मुख्य रूप से उस पर रखा था। लेकिन साथ ही उसमें उन्होंने जो कुछ और मुद्दे भी साथ में रखे थे, और उसका फॉर्मेट इस तरह का था कि जैसे कि एक संविधान का अपना एक प्रारूप जैसा होता है, कि उसी प्रारूप में उन्होंने चीज़ों को रखा था। तो ये उसमें उन्होंने जो रखी थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ उसमें किताब में थी, कि जिन्हें हम आज संदर्भ में देख रहे हैं। एक तो था उन्होंने कि मौलिक अधिकारों की उन्होंने बात की, कि जो मौलिक अधिकार, और उसमें मौलिक अधिकार केवल अनुसूचित जातियों के ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए। उन्होंने उस मौलिक अधिकारों को लेकर के बात की, और उस मौलिक अधिकारों में क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग वो सबसे ज़्यादा वो अधिकार विहीन या अधिकारों से वंचित लोग थे, तो इसलिए वो ज़रूरी था कि वो मौलिक अधिकारों के रूप में उनके अधिकारों का संरक्षण हो। दूसरी जो चीज़ थी, और वो चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब शामिल हुए और उन्होंने संविधान बनाया, तो वो मौलिक अधिकारों को उसमें रखा गया, और वो मौलिक अधिकार हम सब लोगों के सामने हैं। और जो संविधान में है, संविधान में शुरुआत में ही जहाँ पहले उसकी राज्य की, संघ की परिभाषा है, नागरिकता की परिभाषा है, और उसके बाद में फिर सीधा पहले मौलिक अधिकार ही उसमें दिए गए हैं। तो ये महत्व ही पता लगता है कि संविधान में भी मौलिक अधिकारों को कितना महत्व दिया गया, और ये उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से आती है बाबा साहेब अम्बेडकर की इस किताब से। दूसरी जो चीज़ है कि वो इस मौलिक अधिकारों में इसके साथ साथ के उन्होंने जो अल्पसंख्यक है उसको परिभाषित करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा जो अल्पसंख्यक समुदाय हमारे यहाँ माने गए हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय है, सिख समुदाय है, ईसाई समुदाय है, ये अल्पसंख्यक समुदाय माने जाते रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस किताब में यह बताने की कोशिश की और सिद्ध करने की कोशिश की कि अनुसूचित वर्ग भारत का, कि अनुसूचित जातियां, ये सही मायने में ये अल्पसंख्यक वर्ग है। क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण केवल जाति के आधार, धर्म के आधार पर नहीं होता। कोई आदमी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, बल्कि वो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, अन्य रूपों से वो कितना अपने अलग थलग है, वो उससे तय होता है।
और उन्होंने कहा कि जितना वो अल्पसंख्यक समुदाय, जितना उनमें पिछड़ापन है, जितने अन्य कारणों से जो भी उनके चाहे शैक्षिक है या आर्थिक है या जो भी उनके अंदर पिछड़ापन है, उस सबसे कहीं ज़्यादा पिछड़ापन अनुसूचित जातियों में है। वो अनेक तरह की दमन के और शोषण के वो शिकार भी हैं। इसलिए जो अल्पसंख्यक वर्ग को जो संरक्षण मिलता है, वो संरक्षण अनुसूचित जातियों को मिलना चाहिए, बल्कि उनसे भी अधिक संरक्षण अनुसूचित जाति को, इनको एक अल्पसंख्यक वर्ग मान करके उनको संरक्षण की जरूरत है। ये उन्होंने ये बात कही थी। तीसरा जो उन्होंने एक मुद्दा उसमें इस किताब में है, वो है उद्योगों को लेकर की। उनका स्पष्ट मत है कि उद्योगों का सरकारीकरण होना चाहिए, कि जो बड़े उद्योग हैं वो लगाए जाएं, और वो लगाए, सरकार लगाए, और जो हैं या वो सरकार के नियंत्रण में, सरकार द्वारा पोषित हों। तो और उसमें यानी एक तरह से कह सकते हैं उसको एक निजीकरण का एक तरह का, कहीं उसमें उनकी कोई संभावना दूर दूर तक वो नहीं छोड़ते अपने विचार में, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि जो निजी, यदि उद्योगों का निजीकरण होगा, यानी कि निजी उद्योग विकसित होंगे, तो उस निजी उद्योगों के विकसित होने से उनमें जो अलग तरह की जो एक जातिगत या सांप्रदायिक जो सोच है या एक वर्चस्व की भावना है, वो उसमें पनपेगी, और समाज के अंदर जो दूरियां हैं वो उतनी, वो आर्थिक दूरियां वो बढ़ेंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कृषि को भी एक उद्योग का नाम दिया। उन्होंने कहा कृषि उद्योग, यानी कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कृषि ये एक उद्योग है, और कृषि उद्योग को किस तरह से विकसित किया जाए, ये इस पर विचार उन्होंने इस किताब में किया है। और उसका जो उन्होंने हम उनके एक लैंड रिफॉर्म्स के रूप में भी देख सकते हैं कि भूमि सुधार कि क्या उपाय, क्या दृष्टि डॉक्टर अम्बेडकर की थी, ये इस रूप में। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ जितनी भी खेती है, उस खेती को जो बड़े बड़े जमींदार हैं केवल उनके नियंत्रण में ना रहे, और वहाँ से उसको निकाल करके उस खेती को वहाँ के जहाँ जो नागरिक हैं, लोग हैं, वहाँ के जो गांव है, तो उनके सभी लोगों को, वो चाहे किसी भी धर्म के, जाति के, संप्रदाय के कोई भी लोग हों, उसका कोई भेदभाव किए बिना उन सब लोगों को रूप से वो पट्टे पर दी जाए, और फिर उस जमीन का उस पर जो खेती हो, एक तरह से जैसे ना एक कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक सहकारी खेती, सहकारी तरीके से वो खेती हो, वो सब मिलजुल करके उसमें वो काम करें, उसमें खेतों में उसको उत्पादन करें, और उसमें उत्पादन जो हो तो उस उत्पादन में से जो उसकी लागत आ रही है सारी, उस लागत को काटने के बाद में फिर उसमें से जितना भी लाभ हो रहा है वो सब में बराबर बराबर बट जाए। तो उसका उद्देश्य उसमें ये है कि जो राज्य समाजवाद की संकल्पना उनके दिमाग में थी, उसको यहाँ उन्होंने उतारने की कोशिश की कि ये जो यदि निजी उद्योग होंगे या जिस तरह की हमारी समाज व्यवस्था है, तो वो यहाँ पे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देंगे, और यदि इस तरह का एक खेती का सरकार अपने उसमें नियंत्रण में लेकर के और उसको फिर पट्टे पे कैसी होगी, तो उससे साम्राज्यवाद की संभावनाएं खत्म होगी, और जो राज्य समाजवाद की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं मजबूत होंगी। और उसमें ये होगा कि ना कोई जमींदार होगा, ना कोई भूमिहीन होगा, और ना कोई भूमिहीन मजदूर होगा, श्रमिक होगा। तो सब एक तरह से बराबर होंगे, और सभी कृषि के मालिक होंगे, सभी श्रमिक होंगे, सभी अपने खेतों में अपना सब काम करेंगे, सभी हल चलाएंगे, और सभी उनका जो फसल सभी उसमें हिस्सा लेंगे। तो उससे ये होगा कि समाज में सभी का जीवन सुख में होगा, और जो आर्थिक खाइयां हैं, आर्थिक दूरियां हैं, वो मिटेंगी, और जो वर्चस्ववाद है वो धीरे धीरे समाज में से वो इस तरह से टूटेगा। एक ये उन्होंने खाका दिया था। तीसरी जो चीज थी उसमें ये था, उन्होंने सुझाव दिया जो निर्वाचक मंडल का, कि जो संविधान बने उस संविधान में ऐसा प्रावधान हो
और उस निर्वाचक मंडल से भी पहले वो कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जातियां हैं और सभी को कहा कि उनके जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो प्रतिनिधित्व की बात कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। और वो प्रतिनिधित्व वो राजनीति में भी, शिक्षा में भी, कार्यपालिका में भी, वो हर जगह वो प्रतिनिधित्व की बात करें। वो प्रतिनिधित्व उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। और इसमें जब वो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं और जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वो उनका कहना है कि यदि उनका एक सामान्य एक मत प्रणाली से जो इलेक्शन सिस्टम है उसके माध्यम से यदि ये उनका अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि आएंगे तो वो चूंकि दूसरे समुदायों के वोट से चुनकर आएंगे तो सही मायने में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। तो उनका जो सेपरेट इलेक्टोरल का जो व्यवस्था थी और जो हमारे यहाँ के उससे पहले ही जो अल्पसंख्यक समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ था, वो हमारे मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को इनको मिला हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी तरह का कि भाई जिस तरह के ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसी तरह का हम भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं और जिस तरह का पृथक निर्वाचक मंडल इनका अधिकार इनको मिला हुआ है उसी तरह का पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार हमको भी मिलना चाहिए ताकि हम अपने प्रतिनिधि वहाँ पर जा सकें। जो जो जाएंगे चुन करके वो हमारे अपने वोट से चुन के जाएंगे तो वो हमारे अपने सही मामलों में, सही मायनों में हमारा वो प्रतिनिधित्व करेंगे और वो हमारे हितों का संरक्षण करेंगे। यदि वो हमारे वोटों से जीत चुनकर नहीं जाते और वो दूसरे लोगों के वोट से चुन करके वो जाते हैं तो वो उनके नियंत्रण में रहेंगे और वो हमारे प्रतिनिधि होने के बावजूद वो हमारे हितों का संरक्षण वो नहीं कर पाएंगे। तो ये उस पर इन्होंने उसके प्रावधान करने के लिए इस किताब में ये उन्होंने मेमोरेंडम के द्वारा ये कहा। तीसरा जो था उसमें उन्होंने स्वराज्य पर भी उन्होंने टिप्पणी की। इसमें कहा तो उसमें कहा जो स्वराज्य की संकल्पना है कि जो हमारा स्वराज हमें हो, तो कहा कि वो स्वराज की संकल्पना से वो कह रहे कि मैं सहमत नहीं हो रहा हूँ। क्यों? कारण उसका ये है सहमत ना होने का, तो कह रहे जो स्वराज है ये स्वराज भी एक तरह का एक साम्राज्यवाद की ओर लेके जाएगा। स्वराज है यानी कि हम ब्रिटिश से रूल नहीं होंगे, लेकिन जो यहाँ लोग हैं वो अपने उससे वो चीज़ों को वो गवर्न करना चाहेंगे। क्योंकि उनका ये कहना था, इस किताब में उन्होंने कहा भी है कि जो लोकतंत्र में जो बहुमत होता है, ये बहुमत, और विशेष रूप से भारत के बारे में कह रहे हैं कि भारत में जो बहुमत जिसे कहा जाता है वो बहुमत वो एक बहुसंख्यक समुदाय का बहुमत है। वो वोटों का बहुमत नहीं बन रहा है कि उसमें सभी समुदाय का, कि यहाँ पे जो जैसे मान लिया कि यहाँ पे हिंदू यदि बहुसंख्यक वर्ग है तो यहाँ पे बहुमत हिंदुओं का ही बहुमत रहता है, इसलिए दूसरे समुदायों के लिए वो सत्ता में आने की संभावनाएं वो कम रहती हैं और वो आता है तो वो उस बहुमत के साथ जुड़ कर के ही आता है, वो अलग से वो अपना बहुमत नहीं बना पाता है। तो उनका ये था कि ये इस तरह की चीज़ें ये राजनीति में टूटनी चाहिए और ये टूटने के जब ये टूटेगा तभी सही मायनों में लोकतंत्र हो सकता है। और वो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें अनुसूचित वर्ग है, जो अनुसूचित वर्गों को यदि इस तरह के संरक्षण मिल जाते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके मिल जाते हैं और उनको राजनीति में भी अलग तरह से उनको अपना उनका प्रतिनिधित्व सही तरह से मिल जाता है, वो अपने कर सकते हैं, तो फिर ये अल्पसंख्यक समुदाय भी आपस में मिल करके वो बहुमत बना सकते हैं। लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं होता और वो उन्हीं के वोट से चुनकर आते हैं तब तक वो अपना वो बहुमत बनाने की स्थिति में नहीं होंगे और वो उसी बहुमत से वो संचालित रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम जोड़ के देखते हैं तो जो आज की दलित राजनीति का कंसेप्ट आया है वो शायद वो वहीं से आया है कि हमें सत्ता में अपनी भागीदारी के बजाय हमें सत्ता में हम महत्वपूर्ण स्थिति में हम होने चाहिए। हम सत्ता, हम यहाँ के क्या नाम के सत्ता पर आसीन होने वाले, कानून बनाने वाले, एक नियंत्रक शक्ति के रूप में हम होने चाहिए। तब हम जा कर के चीज़ों को इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम जो कमज़ोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं,
पिछड़ा वर्ग है या हमारा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है कि उनके हितों का जो भी है तो उनके हितों का संरक्षण तब वो वर्ग हम कर सकते हैं। ये चीज़ें इसमें थी। तो ये तो एक मोटी मोटी मैंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ उसने टिप्पणी उन्होंने की भी है तो इसमें उन्होंने जो एक और उन्होंने इसमें जिक्र किया है वो ये है कि वो जो जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उस पर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने कहा कि जो राज्य का स्वरूप हो वो स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का हो। यहाँ सभी किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया मिले और सभी धर्मों को समान रूप से एक अपनी गतिविधियाँ चलाने का, अपने आप को जीवित रखने का, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा और किसी एक धर्म को बहुत कम नहीं होना चाहिए, महत्व नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि किसी भी एक धर्म को वो राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए। कि एक राज्य जो भारत राज्य जो राष्ट्र बनेगा कुछ दिन के बाद में, तो उसमें यानी कि जो अब हम जो जिस संकल्पना को कई बार समाज में उभरते हुए देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने या ये बने, तो ऐसी किसी भी संकल्पना को डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार नहीं करते। वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को देखते हैं, वो किसी एक धर्म का नहीं, सभी समान धर्मों का समान रूप से। दूसरा इसमें चीज़ वो कहते हैं कि जो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, उसके विरुद्ध संरक्षण की गारंटी भी संविधान में होनी चाहिए। ये प्रावधान भी होने चाहिए कि जो अनुसूचित जातियों पर जो आए दिन अत्याचार होते हैं, ये उस समय की बात है, 1947 की बात की जा रही है कि जो जितने अत्याचार होते हैं, और उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का इसमें जिक्र किया है इस किताब में। और कई तरह के उनके पास लोगों की जो चिट्ठियाँ आई हैं और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से जो प्रशासन को चिट्ठियाँ भेजी हैं उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जो अत्याचार की, उत्पीड़न की उनके पास जो घटना हुई हैं, तो वो सब इसको दी हुई है इसमें। तो उसका हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इन सब का जो इनके खिलाफ इनके संरक्षण हो कि ये घटनाएं ना हो, उत्पीड़न को रोका जाए। ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए प्रावधान होना। तो दूसरा प्रावधान था उन्होंने कि जो ये बेगारी और दास्ता जो कराई जाती है उसके विरुद्ध संरक्षण की गारंटी भी संविधान दे कि, तो उसी का ये सब चीज़ें जब हुई तो उसके हम देखते हैं कि संविधान में ये सब चीज़ों पर इन सब का संरक्षण संविधान में दिया गया है। तो ये किताब इसलिए बहुत आधारभूत रूप में काम करती है। एक और संदर्भ में मैं अभी इस पर चर्चा करना चाहूँगा, वो ये कि अभी पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर को लेकर के आर्टिकल 370 को लेकर के चर्चा हुई, तो उस समय ये बार ये कोट किया गया कि ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के वो रह सकता है। निश्चित रूप से इस किताब में है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी किताब को कोट किया गया था कि, और उन्होंने कहा है कि कोई राज्य का कोई भी नागरिक वो किसी भी राज्य में वहाँ जाकर के वो रह सकता है। लेकिन साथ में उन्होंने एक दूसरी बात भी कही है जिसका हवाला नहीं दिया गया। तो उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई राज्य किसी व्यक्ति को अपने राज्य में अपने राज्य का नागरिक बनाने से वो मना भी कर सकता है। दो कारणों से मना कर सकता है कि यदि वो वहाँ का जो सांप्रदायिक संतुलन को बिगाड़ना चाहता हो, या उसकी जो वृत्तियां हैं, उसका जो नेचर है कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का यदि हो, तो उनको राज्य मना कर सकता है वहाँ बसाने से। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो काफ़ी मात्रा में हिंदू लोग हैं, ये केवल श्रीनगर की बात है, कश्मीर की बात है। तो वहाँ पर जो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, वो आके चले आए थे, जो भी कन्फ्लिक्ट वहाँ हुए, और लेकिन अब वहाँ पर बसना चाहिए, बात मुद्दा ये नहीं है। अब तो खैर वो मामला ख़त्म हो गया है,
जो अम्बेडकर को जो गलत कोट किया जा रहा था, केवल उस संदर्भ में कह रहा हूं कि उसके पीछे एक भावना ये भी दिखाई दे रही थी कि वहां पर इतनी तादाद में जाकर के हिंदू बटे कि वो जो वहां का जो सांप्रदायिक संतुलन है वो बिगड़े, और सांप्रदायिक संतुलन बिगड़ने से यानी कि जो वहां पे मुस्लिम यदि आज वो बहुसंख्यक है तो उनको अल्पसंख्यक में लाया जाए और वहां पे हिंदू बहुसंख्यक बन जाए। तो ये जो इस तरह से यदि हम किसी राज्य में कहीं जाकर के करते हैं, किसी भी राज्य में, तो वो हमेशा वो उस राज्य के सत्ता के लिए, राज्य के सामाजिक संतुलन के लिए वहाँ के हमेशा वो चीज़ें ठीक नहीं रहती। इसलिए राज्य का कोई भी, राष्ट्र का कोई भी नागरिक किसी राज्य में जाकर रहे, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो इस किताब में बाबा साहेब ने उठाया, जो मांग की, और वो उठाया उन्होंने और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे करके कि अनुसूचित जाति के लोग जहाँ जहाँ गांवों में रहते हैं उनकी बस्तियाँ अलग हैं, और उनकी बस्तियां बहुत गंदी हैं, और वो जिस तरह के वो काम उनसे कराए जाते हैं, वो गंदे घृणित काम कराना, उनकी अलग तरह की पहचान बनना, और वो जो हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है उसके तहत कि जो जिस उनके लिए जो निर्धारित है वर्ण व्यवस्था में जो काम, वो वही गांव में वही काम उन लोगों को कराए जा रहे हैं। यानी कि यदि कोई चर्मकार है तो चमड़े का काम करेगा गांव में, कोई भंगी समुदाय का व्यक्ति है तो उससे वो सफाई कर्मचारी है तो उससे सफाई का काम कराया जाएगा, कोई धोबी है तो उससे कपड़े धुलवाने का काम कराया जाएगा, कुम्हार से बर्तन बनवाए जाएंगे, लोहार से वो लोहे के वो फावड़े और हल्के वो बनवाए जाएंगे या दूसरी चीज़ें बनवाई जाएंगी, है ना। तो इस तरह से जो अलग अलग जाति के बढ़ई जाति के लोग हैं उनसे वो फर्नीचर बनवाया जाएगा। यानी कि वही काम जो अब नाई जाति के हैं तो उनसे वही बाल बनवाने का वही काम करेंगे, सैलून का काम करेंगे। यानी कि ये जो गाँव का जो समाज है वहाँ पे जातियों के लिए निर्धारित जो कर्म है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार वही करने पड़ते हैं, और इसलिए वो उनसे अलग हट करके दूसरा काम कोई करना चाहे अपनी इच्छा से तो वो चल नहीं पाता। यदि कोई चमार व्यक्ति यानी कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वो गांव में कोई चाय की दुकान खोल ले, उसकी चाय की दुकान नहीं चलती। वहाँ पे कोई दूसरा आदमी इस तरह से कोई कपड़े की कोई प्रोविजन स्टोर खोल लेता, कोई और खोल लेता गाँव में अपने मोहल्ले को छोड़ करके गाँव के अंदर, तो वो नहीं चलता। यानी कि जो ऐसे कोई चीज़ जहाँ पे सभी जातियों के ग्राहक आ सकें वो चीज़ें नहीं चलती। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये सुझाव था कि दलितों की अलग बस्तियां या अलग गांव बसाए जाएं। उससे क्या होगा कि जो अनुसूचित जातियों के लोग यदि एक अलग गांव बस जाएगा तो उस गांव में जो भी काम होने वाले हैं, चाहे वो खेती का काम है, चाहे वो जो भी काम है, वो सारे काम वो खुद करेंगे। तो उस खुद करने से उनके अंदर हीनता बोध और उच्चता बोध वो नहीं रहेगा, और वो इस हीनता बोध के वो शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण वो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, वो उससे मुक्त हो जाएंगे और वो एक अलग तरह का एक स्वतंत्रता के साथ में अपना जीवन जी सकेंगे। क्योंकि जो गांव की व्यवस्था है उस व्यवस्था में उनको कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो पाता, वो हमेशा दबे हुए रहते हैं। और आज भी ये चीज़ें हैं बहुत सारे गांवों में कि जो हम देखते हैं कि किस तरह का शोषण, कि वो कई बार मुंह उठा के नहीं चल पाते। कई बार हम देखते हैं कि वो, ये तो अखबारों में खूब आता है, सोशल मीडिया पर आता है कि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति है वो घोड़े पे चढ़ के अपना शादी में बारात नहीं निकाल पाता। बहुत सी जगहों पर मंदिर में जाने पर उनको मारपीट किया जाता है, कहीं कहीं पर इसलिए कि भाई तुम हमारी तरह पान क्यों खाते हो, हमारी तरह मूंछ क्यों रखते हो, इस तरह से मारा पीटा जाता है। हमारे खेतों में काम क्यों नहीं करते, वो तुम बीमार हो या कोई भी चीज़ है, या तुम ज़्यादा मजदूरी क्यों मांगते हो, ज़्यादा पैसा क्यों मांगते हो। तो किस चीज़ों पे, और वो थोड़ा सा भी मना करते हैं तो उनके घर जला देना, उनके मारपीट करना, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, उनके जंगल बाहर के रास्ते बंद कर देना, ये बड़ी कॉमन बात है, बहुत सामान्य बात है। बहुत सारे गाँव में तो जो दलित लोग हैं अभी भी वो गाँव के अंदर से वो चप्पल जूते पहन के नहीं निकल सकते, चप्पल जूते हाथ में पहन के तब या पैदा कपड़ा होता है उसे घुटने को ऊपर कर लेते हैं तब चल के निकलते हैं। बहुत सी जगह पर नए कपड़े अच्छे पहन कर नहीं निकल सकते, उन्हें कहीं जाना होता है तो नए कपड़े गांव से बाहर जा कर के पहनते हैं।
यहाँ इस तरह के आज 21वीं सदी में भी ये सब चीज़ें हों तो उस समय कितनी ज़्यादा रही होंगी। तो ऐसे में वो दलित का क्या होगा, वो कैसे स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, कैसे इससे निकलेंगे, कैसे वो समानता समाज में आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि दलितों की अलग बस्तियां बसनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट को कई बार बहुत से लोग कहते भी हैं कि जिस तरह के वो पाकिस्तान का एक अलग तरह का मांग हुई कि अलग हम तो हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, तो हमें एक अलग हमारा व्यवस्था हो, एक अलग हमारा कंट्री हो। तो मुझे लगता है कि ये एक उसी तरह की एक मतलब एक उस तरह अतिवादी मांग नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही जेन्युइन एक चीज़ है जो आज भी समझ जाने की जरूरत है कि जिन भारतीय गांवों पर हम गर्व करते हैं कि भाई वाह कितना अद्भुत है, कितना सौंदर्य है, कितनी हरियाली है ना, खेतों में फसल उगती है तो कैसे किसान की चेहरा खिल जाता है, और कैसे वहाँ लोग गीत गाते हैं, गांव की सब चीज़ें, हम लोग साहित्य पे बड़े मुग्ध होते हैं उन चीज़ों पर, है ना। बहुत सारे लोगों ने उस पर साहित्य लिखा, कविताएँ लिखी, और बड़ा भाई ग्राम्य जीवन भी क्या है। और किसी ने कहा भाई ये तो भी कि भाई ग्राम देवता नमस्कार, एक तरह की कविताएँ भी आईं। लेकिन उसी गाँव में जहाँ इस तरह की स्थिति दलितों की है, तो वो कैसे उस गांव पर गर्व करें, कैसे उस गांव को अपना गांव कहें, कैसे ये सब कुछ करें, है ना, तो कैसे उस उत्पीड़न से बचें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा मैं समझता हूँ कि ये इसमें था। तीसरी जो एक चीज़ और इसमें उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाई है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ इसमें उन्होंने वो पूना पैक्ट जो उनको था, वो पूना पैक्ट के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा कि जो पूना पैक्ट में जो भरोसा दिया गया था वो भरोसा पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन चीज़ों को उस ढंग से लागू किया जाए। जैसे वो कहते हैं कि पूना समझौते का उद्देश्य एक ऐसी विधि बनाना था जिससे अनुसूचित जातियां अपनी पसंद के प्रतिनिधि विधान मंडलों में भेज सकें। तो उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि माना नहीं गया। दूसरा कि वो इसमें वो कह रहे हैं कि पूना समझौते ने अनुसूचित जातियों के मताधिकार को पूरी तरह खत्म कर दिया है, पूना पैक्ट में जो हुआ था, क्योंकि जो उम्मीदवार प्राथमिक निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों की इच्छा के सही सूचक थे वो असफल हुए और सवर्ण हिंदुओं के वोट से वो अंतिम निर्वाचन में जीत गए, जिसका हम करें वो उसकी सेपरेट उसकी इलेक्टोरल की बात, जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात, जिस पर बार बार तो ये चीज़ ये असफल, इसलिए ये सब चीज़ें उसके लिए हुआ, इसलिए उन्हें अंत में उन्हें कहना पड़ा कि पूना समझौता शरारतपूर्ण है। इसे श्री गांधी के अनशन के दबाव में आकर तथा इस आश्वासन पर स्वीकार किया गया था कि सवर्ण हिंदू अनुसूचित जातियों के निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक मुद्दा था, ये पूना पैक्ट में ये समझौता हुआ और ये आश्वासन दिया गया कि दलितों का जो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे उसमें जो हिंदू लोग हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने वो अपने वादे से मुकर गए और मुकरने के बाद वो हुआ कि जब उसके बाद चुनाव हुआ तो उसमें वो सारे के सारे उन्होंने इतना हस्तक्षेप किया कि दलितों के अनुसूचित जातियों के अपने उचित प्रतिनिधि वो जीत कर नहीं आ पाए, और जो जीत कर गए वो हिंदुओं की वोट से वो उन्हीं के प्रतिनिधि एक तरह से बन करके वो चले गए। तो ये बहुत तरह की तो ये चीज़ें बहुत थोड़ी हैं, लेकिन ये चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए कि जो आज भी और हमेशा भी, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और हम चूँकि आज तो हम कम से कम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं और अब हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ गए। जैसे इस किताब में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, शुरू में ही किया, उसके पहले उसमें अनुच्छेद में ही, कि जो देशी राज्य हैं, जो रियासतें हैं, कि उनको कैसे संघ में, भारत संघ में शामिल किया जाए, और जो शामिल नहीं होते हैं तो उनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाए, और उन राज्यों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किस तरह से क्या होना चाहिए, ये भी इसमें है। ये इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि अब चूंकि देशी राज्य खत्म हो गए हैं, अब भारत संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है, और या फिर हमारे राज्य हैं। तो अब जो चीज़ें हैं, इसीलिए वो जातियों का निर्धारण का जो उन्होंने कहा वो जो है कि भाई
कि उनकी सूची जो बनाई जाए, एक संघ की सूची अलग हो, राज्यों की सूची अलग हो, और जो जातियां हैं उस राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में, कि जिस राज्य में जिस जाति की जितनी जनसंख्या है वर्गों की, तो उसके अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और संघ की सूची में ये कि जो पूरे देश के अंदर जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का जितना अनुपात बनता है उस अनुपात में उनको हिस्सा उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व तो सभी क्षेत्रों में वो मिलना चाहिए, शिक्षा में भी। दूसरी चीज़ एक और इसमें जो उन्होंने अपनी ओर से सुझाव दिया इस मेमोरेंडम में, कि जो उन्होंने शिक्षा की बात उन्होंने की कि जो अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ज़रूरत है और उनके शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है और शिक्षा में प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तो राज्य जो केंद्र की सरकार, संघ की सरकार और राज्यों की सरकारें ये अपने बजट में उसके लिए प्रावधान करें, और बजट में न केवल प्रावधान करें एक अच्छे खासे पैसे का, बल्कि इसको अपने बजट में प्राथमिकता दें। ये उन्होंने सुझाव था। यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनको महत्व देना ताकि वो भी पढ़ सकें, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व देना शिक्षण संस्थाओं में। दूसरा, उनकी शिक्षाओं के लिए वो बजट देना, और वो उसमें जब बजट जाएगा शिक्षा का केवल अनुसूचित जातियों के लिए नहीं, शिक्षा के बजट को प्राथमिकता देने पर वो जोर इसलिए दे रहे हैं कि उनकी ये अवधारणा जो हम समझ पा रहे हैं कि शिक्षा सबसे जरूरी है किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए, विकसित करने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए। जितने ज़्यादा हम राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षित करेंगे, शिक्षा से हम जितने सशक्त होंगे उतने हम सभी क्षेत्रों में सशक्त होते जाएंगे, उतना ही राष्ट्र सशक्त होता चला जाएगा। और इसमें यदि कोई भी एक वर्ग पिछड़ता चला जाएगा तो राष्ट्र उतना ही पिछड़ता चला जाएगा। तो ये उन्होंने शिक्षा के पर उन्होंने बहुत जोर दिया और कहा उसमें कि इसके बजट को प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षा को सरकारों के बजट में। दूसरा, उन्होंने एक और इसमें जो बिंदु वो कह रहे हैं, जो जिक्र किया है उसमें वो कह रहे हैं कि जो उत्पादकता है, जो चाहे वो उद्योगों में, चाहे वो कृषि का उद्योग है, चाहे हमारे दूसरे उद्योग हैं, तो कहते हैं उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल करना चाहिए। कोशिश हमारी हो कि हम अधिक से अधिक उत्पादकता पे ध्यान दें, जितना मैक्सिमम हम अधिक से अधिक कर सकते हैं, उच्चतम बिंदु तक जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं कि जब उत्पादन के क्षेत्र में हम श्रम को उत्पादन की एक महत्वपूर्ण इकाई मानेंगे। श्रमिक को कि श्रमिक को हम एक अच्छा माहौल देंगे, उसके अंदर कोई हीनता बोध नहीं होगा, उसके अंदर उसको एक अच्छा खासा एक वेतन या उसका एक वेज मिलेगा, उसका एक मेहनताना मिलेगा उसको, और वो उसके साथ में कोई भेदभाव किस तरह का जाति के आधार पर नहीं होगा, ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और एक बड़ा अच्छा माहौल होगा। तो ऐसे अच्छे माहौल में किसी भी कंपनी में, किसी भी कारखाने में एक ज़्यादा उत्पादन, अधिक उत्पादन और अच्छा उत्पादन हो सकता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें था कि जो दुनिया के बहुत सफल लोग हैं तो उनके अनुभव उस किताब में थे कि उसमें सफल लोगों ने अपने अपने अनुभव दिए। तो उसमें एक बड़ी कंपनी कोई हमारे इसमें याद नहीं आ रहा मुझे, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र की बड़ी कंपनी, तो उस कंपनी के सीईओ का भी उसमें एक स्टेटमेंट था बहुत बड़ा। तो वो ये कह रहा था उसकी कंपनी घाटे में जा रही थी, और घाटे में जा रही थी तब तक वो सीईओ नहीं था, सीईओ बाद में बना था। तो उसने एक घाटे में जाती, कैसे उस घाटे को मुनाफे में कंपनी को लाया जाए, उसका प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने वहाँ पर क्या किया, उसने अपने कंपनी के कर्मचारी, जितने कार्मिक थे, उन सबको इकट्ठा किया, उनसे बात की और उनसे कहा भाई अब के बाद अब आपको कोई निर्देश नहीं देगा, कोई ऑर्डर नहीं देगा, और आप समझदार हैं, आप मशीनों को जानते हैं, आप कच्चे माल के बारे में जानते हैं, आपको क्या बनाना है ये भी आप जानते हैं, क्या उत्पादन करना है, आप अपने मन से जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। उन्होंने उसको छूट दी, कहा तुम्हारा काम में कोई कमी नहीं निकालेगा, तुम्हें कोई आदेश नहीं देगा, तुम्हारे कोई काम में नुक्ताचीनी नहीं करेगा, आप बिल्कुल
मुक्त होकर के अब जो कर सकते हैं अपनी ओर से बेहतर कीजिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पहले की तुलना में कई गुना अधिक उत्पादन हो गया और उत्पादन की क्वालिटी अपने आप बढ़ गई और उसकी मात्रा बढ़ गई और उससे कंपनी जो घाटे में जा रही थी वो मुनाफे में चली गई। तो ये चीज़ें तब होती है जब हम कार्मिक को, श्रमिक को एक ऐसा माहौल देते हैं। ये केवल उत्पादन केवल ऐसी कृषि के क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में, जब तक एक आदमी भयभीत रहता, अरे वो आके मुझे डांटे ना, मुझे पता नहीं गाली देगा, ये करेगा, उससे भयभीत रहता है, तो उसमें वो खुले मन से वो अपना लगाव नहीं होता, अपनापन लगता नहीं उसको। उसे लगता है बस समय पार करना है, किसी तरह से मुझे एक बेगार करनी है, तो वो अपना समझ के नहीं करता। इसीलिए जो कोऑपरेटिव फार्मिंग का जो कंसेप्ट बाबा साहब का था वो यही था कि जब खेती है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है और उसमें पड़ी हुई है, तो उस जमीन को यदि हम इस तरह से करेंगे तो सबको वो अपनी लगेगी, तो सब उस पर मेहनत करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो उस पर अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं और हम उत्पादन के क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में हम इतने आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि हमें किसी से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उल्टा हम निर्यात कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक और चीज़ थी कि जो जमीन जो पट्टे पे देने वाली बात है, वो कंसेप्ट वो अभी भी जो बाद में इम्प्लीमेंट भी हुआ कि जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उस खाली ज़मीन को लोगों को पट्टे पे दिया गया। लेकिन ये अलग कहानी है कि जहाँ जहाँ पट्टे पे, बहुत सारी जगहों पर वो पट्टे पे दी हुई ज़मीन को जब लोगों ने उपजाऊ कर लिया, बना लिया, तो दबंगों ने उन ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया और वो लोग जाते हैं तो उनकी ना पुलिस में एफआईआर होती है, ना कहीं सुनवाई होती है और इस तरह से उनका दोहरा शोषण हुआ कि जिस बंजर ज़मीन को उन्होंने अपना रात दिन जुटा करके कर्ज पानी ले करके उसको पैदावार के लायक बनाया और उसकी फसल दूसरे लोग काट के ले जाते हों या जबरन उसके ज़मीन को वो अपना कब्जा कर लेते हों, तो ऐसे में वो आदमी चारों ओर से लुट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस भी आए हैं। तो ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जो इस किताब में बाबा साहब ने जो कहा है कि जो उसके लोकतांत्रिकरण की बात और इसके स्वराज की जहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, वो उस टिप्पणी के साथ वो ये टिप्पणी कर रहे हैं कि भारत का में कि जो सरकारी कार्यालय हैं, उन सरकारी कार्यालयों में भी केवल एक विशेष समुदाय का वर्चस्व है। वो कह रहे हैं कि स्पष्ट कि वहाँ पे हिंदुओं का बहुमत है, अधिक सारे कर्मचारी वो उच्च जातियों के हैं और वो कर्मचारी चाहे वो किसी भी दफ्तर में है, जहाँ पर भी है, वो अपने ही लोगों का, अपनी जाति के, अपने समुदाय के लोगों का के प्रति वो सहृदय रहते हैं, उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता है। तो इसलिए वो यदि उनके समुदायों के विरुद्ध कोई चीज़ जा रही हो तो उन चीज़ों पे वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और दूसरे समुदायों को उतनी राहत जो देनी चाहिए, जो सुविधा संरक्षण देना चाहिए, वो संरक्षण नहीं मिल पाता। और वो तभी हो सकता है संरक्षण जबकि हर जगह सभी समुदायों का एक समुचित प्रतिनिधित्व वो उसमें वो मिले। तो ये इस किताब में ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि आज के संदर्भ में ये बहुत सारे मुद्दे आज भी हमारे ज्वलंत सामने आ रहे हैं। क्योंकि आरक्षण को लेकर के रोज़ तीसरे दिन ये सब चीज़ें उठती चली जा रही हैं। कभी राजनीतिक आरक्षण को लेकर के, कभी सरकारी तंत्र का आरक्षण को लेकर के। सरकारी तंत्र में आंकड़े हमारे सामने आते चले जा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि जो क्लास 1 में केवल 3-4% से ज़्यादा कभी रिजर्वेशन पूरा नहीं होता, केवल जो क्लास 4 का होता है उसमें ज़रूर पूरा हो जाता है, बाकी क्लास 2 में भी नहीं होता, क्लास 3 में लगभग हो जाता है बाउंड्री लेवल पर आकर के, क्लास 2 में भी नहीं होता, वो भी 10-12% तक आकर के रह जाता है, वो भी 18% या वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो ये क्यों, क्या हो रहा है? और अभी जो जब से हमारा जो एलपीजी सिस्टम लागू हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद से और जिस तरह तेज़ी के साथ निजीकरण हुआ है और जिस तरह से निजीकरण में जिस तरह का वो जो ये विदेशी कंपनियां भी आई हैं, जो प्राइवेट कंपनियां, और इकोनॉमिक ड्राइव के नाम पर जिस तरह से पहले 10% सरकारी पदों को कट किया गया, फिर 10% कट किया गया, और जिस तरह सरकारी क्षेत्र सिमटता चला जा रहा है, तो ये तो आरक्षण अपने आप में एक निष्प्रभावी होता चला जा रहा है। और जो खतरा डॉक्टर अम्बेडकर देखते थे इस किताब में, वो चीज़ें अब सामने दिखाई दे रही हैं कि अब जिस तेज़ी के साथ में निजीकरण हो रहा है, यहाँ तक कि जो सरकारी कंपनियाँ थी, वो सरकारी कंपनियाँ उनका भी अब निजीकरण हो रहा है, वो भी बाद में बेची जा रही हैं निजी हाथों को। और उन सरकारी कंपनियों में चूँकि आरक्षण मिलता था
तो लोग प्रतिनिधित्व की गुंजाइश थी, अब वो निजी हाथों में चली जाएंगी तो वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये आरक्षण का नहीं, ये आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि इस ओर लौटना पड़ेगा, इस किताब की ओर लौटना पड़ेगा। और इस किताब में जो ये मेमोरेंडम है, ये उनकी जो मांग थी, मुझे लगता है इन मांगों को मुद्दा बना करके दलित समुदाय को आगे वाले समय में ये कुछ अपने हितों के संरक्षण के लिए ये संघर्ष करने पड़ेंगे। क्योंकि अब जो स्थिति जो हम कोरोना के समय में भी देख रहे हैं, जिस तरह का जो मजदूर लोग जा रहे हैं, इस तरह का सब चीज़ें हो रही हैं। अब वो गांव जहां लौट लौट के वो जा रहे हैं, उन गाँव में भी उनके लिए क्या है, उन गाँव में उनके टूटे फूटे घर होंगे। यदि गाँव में कुछ होता तो शहरों में आते क्यों, मजदूरी करने, बैलदारी करने के लिए। अब वहाँ भी कभी काम मिलता है, नहीं मिलता, जो भी कुछ है। तो यदि गांव में उनका पेट भर सकता, उनको सम्मान से दो रोटी मिल सकती, क्यों रहते। वो आए पास पेट भरने का साधन था, और यदि पेट भरने का साधन मिल भी रहा था तो सम्मानजनक तरीके से नहीं, अपमानजनक तरीके से मिल रहा था उनको। लेकिन अब स्थिति में फिर उसी गांव की तरफ वो लौट के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, वहां जाकर उनको क्या मिल जाएगा, और गांव में कितने दिन तक वो गांव रह लेंगे, और गांव में वो किस तरह से जिंदा रहेंगे, बहुत बड़े सवाल हैं। तो ये इन सवाल के जवाब इस किताब में है। ये केवल मेमोरेंडम के रूप में केवल अपनी मांग नहीं रखी गई है, उस मांग के माध्यम से समकालीन परिस्थितियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, उन सब का एक खाका है। और उस खाके के साथ में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत रखा गया है, और उन समस्याओं के समाधान भी उन्होंने उसमें दिखाए हैं, सुझाए हैं कि आने जो हमारा संविधान बने, उस संविधान में ये चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मान लिया, जो मौलिक अधिकारों की बात आई है, कि यदि किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं और अधिकारों का यदि कोई अतिक्रमण होता है, उसका शोषण होता है, और क्योंकि इसमें इस किताब में वही भी सुझाव का एक, जैसे मैंने कहा ना, दलितों की अलग बस्तियां बनाई जाए, तो इसके लिए वो सेटलमेंट कमीशन की बात कह रहे हैं कि एक सेटलमेंट कमीशन हो, और वो कमीशन अपनी देख रेख में ये सब चीज़ों को देखे, और वो सब चीज़ों का उन लोगों को उनको बसाने में मदद करे। दूसरी चीज़ें वो जो कह रहे हैं कि जो क्या नाम जी, कि जो ये अनुसूचित जातियों का जो ये मेरे ध्यान से उतर गया, मैं क्या कहना चाह रहा था, कि इसमें तो कई जो मुद्दे हैं ज्वलंत इसमें, अब मुझे एकदम से ध्यान से चीज़ें उतर जाती है कि हाँ, वो ये कह रहे थे कि कहा है उन्होंने कि जो बहुत से लोग जो ज्यादती जिनके पर होती है उसका शिकार होते हैं, और उसके खिलाफ वो चाहें तो उनको संरक्षण इस तरह का चाहिए कि वो यदि मुकदमा लड़ते हैं तो उसका खर्च कहाँ से आए, कहाँ उसके जो लीगल प्रोसीडिंग से कार्रवाई होगी तो वकील करना पड़ेगा, और बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, मुकदमा यदि लंबा खिंचता, बार बार तारीखों पे जाना है, और वो मजदूर आदमी है, कहाँ से खाएगा, तो तब उसका खर्चा कहाँ से आएगा। फिर जो मुकदमा और लंबा चलता है, तो इसलिए ये इन खर्चों की पूर्ति के लिए, यानी कि ये कहाँ से ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि यदि जो उत्पीड़ित वर्ग है, इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए ये भी उपाय करने जरूरी है कि उनको साथ ये सुविधाएं भी राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाएं, जैसे कि उनको वकील राज्य की ओर से उपलब्ध करा दिया जाए, तो उनको कम से कम वकील का पैसा ना देना पड़े। और कहते वो ये भी रहे हैं कि जो और भी, ताकि वो मुकदमा लड़ सकें, इसके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए, कि तभी तो आदमी लड़ सकता है, वरना तो वकील तो चलो सरकारी मिल गया, लेकिन बाकी और खर्चे कहाँ से करेगा। वो मुकदमा गांव से ले करके उस शहर में कैसे जाएगा, बार बार हर तारीख पर अपना काम छोड़ करके किस तरह से जाएगा वो उतना। तो कई बार वो आदमी टूट जाता है और फिर तारीखों पे जा नहीं पाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रभाव भी अपनी जगह काम करते हैं, ये अपनी जगह काम करते हैं। तो ये बहुत तरह की चीज़ें पे छोटी सी किताब में इतना सारा है कि अनुसूचित जातियों के हितों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, संरक्षण दिया जा सकता है। और वो संरक्षण केवल अनुसूचित जातियों को समर्थ बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक समतामूलक समाज बनाने के लिए, एक उन्नतशील राष्ट्र बनाने के लिए, ये
प्रावधान किए जाने जरूरी हैं, ऐसा उन्होंने इस किताब में दर्शाने की कोशिश की है। और ये इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में एक संविधान का एक खाका था कि संविधान इस तरह का होना चाहिए। ये संविधान सभा में जाने से पहले और संविधान का रचना करने से, ड्राफ्टिंग करने से पहले ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। एक बड़ा इस प्रश्न का खाका है। और हम देखते हैं कि जो चीज़ें इसमें उन्होंने इस मेमोरेंडम में दी हैं, वो अधिकांश चीज़ें वो उन्होंने संविधान में जो कि त्यों वो लागू करवाने में सफल रहे और वो संविधान को उतार दिया। कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत उधर हेरफेर हुआ है, लेकिन अधिकांश चीज़ें जो वो चाहते थे वो उन चीज़ों को वो उतारने में वो सफल हुए। तो ये होता है तब जब किसी व्यक्ति को अपने जो विचार होता है, एक अच्छा विचार होता है और उस विचार के प्रति वो दृढ़ रहता है, ईमानदार रहता है और उस विचार पर वो दृढ़ रहता है और दृढ़ता के साथ उस पर वो करता है और विचार को आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता है। तो यही बाबा साहब अम्बेडकर का भी कि अपनी दृढ़ता थी उनकी, और अपना क्योंकि दृढ़ता इसलिए थी कि वो अपनी जगह सही थे और सही बात पे डटे रहना बहुत बड़ी ताकत दे जाता है, वो समर्थन मिल जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने को ये जो ताकत मिली वो अपनी इस दृढ़ता से ही मिली कि वो एक सही, एक जेन्युइन कॉज के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और वो ना केवल अनुसूचित जातियों के वो प्रतिनिधि के रूप में उनका जा रहे थे, बल्कि वो पूरे राष्ट्र को ध्यान में रख करके उसे चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस छोटी सी किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए, जरूर जानना चाहिए इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं इसके साथ, जो भी छोटी छोटी किताबें हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये किताबें मैं समझता हूँ कि आगे हमारे अधिकांश लोगों को इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए आप लोगों ने इस मेरे जो भी कुछ मैं किताब में बात कर सकता था छोटे समय में, और इस छोटी सी किताब पर मैंने करने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग अपनी राय बताएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।